हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो पॉइंट्स थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नॉर्मल, टेंजेंट और जो उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करा था। तो आज मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। और इन जनरल अगर हाइपरबोला के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपने कुछ इलिप्स में भी पढ़ा था, जो हाइपरबोला और इलिप्स के कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो जहाँ पे भी प्रॉपर्टी मैं यूज करूँगा उसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करूँगा, तो आप उसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में याद रखना। तो एक क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप याद रख सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। क्वेश्चन है, इफ a triangle is inscribed, if a triangle is inscribed in a rectangular hyperbola, then prove that its orthocenter will lie on the same hyperbola, on the same hyperbola। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है। तो प्रॉपर्टी है तो मैं इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में ऐसा लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आप इसको मेमोराइज करोगे क्योंकि ये डायरेक्ट यूज़ होगा। तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले इसके लिए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लेते हैं। सपोज मैंने 3 पॉइंट लिया ऐसा, ए बी सी। है ना। अब मुझे दिखाना क्या प्रूफ करना है कि इसका ऑर्थो सेंटर भी इसी हाइपरबोला पर लाई करेगा। तो सपोज ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, फिर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे, और ये सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। तो मुझे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सपोज आपका एच है, जो ऑर्थो सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो इस पॉइंट को आप सी टी वन, सी बाई टी वन ले लो, इस पॉइंट को सी टी टू, सी बाई टी टू ले लो, और इस पॉइंट को सी टी थ्री और सी बाई टी थ्री ले लो। नाउ हाउ टू प्रूफ, आप ट्राई कर सकते हो। ये ए डी है, ये बी है और ये सी एफ है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ ए डी के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ए चाहिए और स्लोप चाहिए ए डी का। तो ए डी का स्लोप तो बी सी के स्लोप से निकल जाएगा ना, एम बी सी इंटू एम ए डी माइनस 1 होगा। तो आप ऐसा लिखो, एम बी सी क्या आएगा, सी बाई टी थ्री माइनस सी बाई टी टू डिवाइडेड बाई सी टी थ्री माइनस सी टी टू। डेट इम्प्लाइज एम बी सी इज सी टी टू माइनस टी थ्री, और यहाँ पे टी थ्री टी टू, सी टी थ्री माइनस टी टू। सी सी कैंसिल, सो माइनस 1 अपॉन टी टू टी थ्री। ये एम बी सी आ गया। तो एम बी सी अगर मिल गया तो एम ए डी क्या होगा, नाउ एम ए डी इज टी टू टी थ्री, ये एम ए डी आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी इज y माइनस सी बाई टी वन इज इक्वल टू टी टू टी थ्री एक्स माइनस सी टी वन। ऐसा लिख सकते हैं, ये ए डी की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली जैसे मैंने ए डी का स्लोप निकाला ना, वैसे ही आप डायरेक्ट बी का स्लोप लिख सकते हो। जैसे ए डी का स्लोप टी टू टी थ्री आ रहा है, तो बी का स्लोप आप बता सकते हो। ए डी में क्या इन्वॉल्व है, टी वन वाला पॉइंट इन्वॉल्व है, तो इसकी स्लोप टी टू टी थ्री है। तो अगर मैं बी का स्लोप निकालूंगा, टी टू इन्वॉल्व है पॉइंट, तो उसकी स्लोप टी वन टी थ्री आएगी। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली एम बी इज टी वन टी थ्री।
क्यों T1 T3? क्योंकि B पॉइंट T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे A पॉइंट T1 को रिप्रेजेंट कर रहा था तो AD का स्लोप T2 T3 था। तो सिमिलरली आप ऐसा लिखोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, तो इक्वेशन ऑफ B क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ B इज y माइनस बी पॉइंट क्या है, C बाई T2 है y कोऑर्डिनेट और C T2 है x कोऑर्डिनेट, तो y माइनस C बाई T2 T1 T3 x माइनस C T2। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो जो पॉइंट आएगा ना वो h का कोऑर्डिनेट आएगा और आप देखोगे कि h सेटिस्फाई करेगा xy इक्वल टू सी स्क्वायर को। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2। तो जब 1 माइनस 2 करोगे, इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 जब आप करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो c बाई T2 माइनस C बाई T1 इज इक्वल टू, आपने फर्स्ट में से सेकंड को कैंसिल करा है, सब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो T2 T3 x माइनस T1 T3 x माइनस C T1 T2 T3 और ये प्लस C T1 T2 T3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो C T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 T2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप T3x कॉमन ले लो तो T2 माइनस T1। अब T2 और T1 तो सेम नहीं हो सकते, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों को कैंसिल कर लिया तो x क्या आएगा, ये देखो T2 माइनस T1, ये T1 माइनस T2, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो x इज माइनस C डिवाइडेड बाई T1 T2 T3। और जब आप x को पुट करोगे, 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, वी विल गेट y इज इक्वल टू माइनस C T1 T2 T3। ये आप पुट करोगे तो आ जाएगा, जैसे आप इधर पुट कर दो माइनस C बाई T1 T2 T3, तो T1 T3 कैंसिल हो जाएगा, T1 T3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर माइनस C बाई T2 माइनस C बाई T2 भी कैंसिल होगा और ये माइनस C T1 T2 T3 आ जाएगा। तो अब देखो ये जो x और y है ना, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये h के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब आप इसको देख सकते हो कि जब x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर आ रहा है, ये हाइपरबोला आ रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है, यहाँ पे ऐसा लिख लो आप, डेट इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल रहा है ना x कॉमा वाई h का, ये कहाँ पे है, इसी हाइपरबोला पे। तो ये एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कि अगर इफ अ ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो उसका ऑर्थो सेंटर भी उसी हाइपरबोला पे लाई करेगा। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा, तो आप उस क्वेश्चन को देखो और आप उसको ट्राई भी कर सकते हो। तो आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था उसमें आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मैंने डिग्री 4 का जो टी का इक्वेशन है ना, जैसे 4 नॉर्मल के क्वेश्चंस जो आएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, क्योंकि मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ हाइपरबोला फ्रॉम एनी पॉइंट, तो उसके लिए वो डिग्री 4 का जो इक्वेशन था टी में, उसको मैंने डिराइव करा था, तो वो काफ़ी यूजफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और टेंजेंट के केस में टी में डिग्री 2 था, तो वो आप हमेशा याद रखना। और ये एक प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर किसी ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर रहा है तो उसका ऑर्थो सेंटर उसी हाइपरबोला पे होगा। तो जो भी चीज़ें मैं अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए डिस्कस कर रहा हूँ आप उसको यूज करोगे। तो क्वेश्चन है, अ सर्कल ऑफ variable radius, a circle of variable radius and center at minus g minus f cuts the rectangular hyperbola cuts the rectangular hyperbola x square minus y square is equal to 9a square in points P, Q, R and S. Determine
the equation, determine the equation of the locus of the centroid, of the locus of the centroid, determine the equation of the locus of the centroid of triangle PQR, of triangle PQR. ठीक है, सर्कल ऑफ वेरिएबल रेडियस एंड सेंटर एट -g -f कट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x² - y² = 9² इन पॉइंट्स PQRS। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। आप इसका डायग्राम पहले बनाओ। तो ये मान लो हाइपरबोला है और सपोज PQRS पे एक सर्कल इसको कट कर रहा है। तो आप सर्कल को ऐसा ड्रॉ करो कि उसका सेंटर आपको 0,0 नहीं दिखे। थोड़ा आप सर्कल को ऊपर से ड्रॉ करो। ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल हो गया, है ना। ठीक है, सपोज ये सर्कल का सेंटर है यहाँ पे -g -f और ये हाइपरबोला है, इसका सेंटर है। ठीक है, अब ये PQRS पॉइंट पे कट कर रहा है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR। पहले अगर मैं PQR को ज्वाइन करूं, इसको डॉटेड लाइन से कर लो। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है PQR, इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। अभी ये बताओ, ये जो ट्रायंगल है PQR, इसका सरकम सेंटर कहाँ पे है? तो इसका सरकम सेंटर वही होगा ना जहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा। तो दिस पॉइंट, इसको अगर मैं O एज्यूम कर लूँ, O इज द सरकम सेंटर, O इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। सॉरी, O इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी आपको पता है कि PQR अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे है तो उसका ऑर्थो सेंटर तो हाइपरबोला पे ही होगा। तो ये H रख लो यहाँ पे, और जिसका लोकस निकालना है ना सेंट्रोइड का, G का, ये 2:1 रेशियो होता है, आपको पता है। तो इसको G को मैंने H, K ले लिया। ठीक है, इसका मुझे लोकस निकालना है। और ये H जो है ना, इसको ऑर्थो सेंटर को आप ले लो x1, y1। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रोइड है जिसका लोकस निकालना है वो H, K है और ऑर्थो सेंटर H है, x1, y1। H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ये लिख लिया हमने। तो ये क्लियर है कि जो सर्कल का सेंटर है वही PQR का क्या है, सरकम सेंटर है। और ऑर्थो सेंटर हमने हाइपरबोला पे क्यों लिया है? क्योंकि अभी हमने जो प्रॉपर्टी प्रूफ करा था कि अगर किसी ट्रायंगल को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंस्क्राइब करेगा तो उसका ऑर्थो सेंटर उसी हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो x1, y1 उसी हाइपरबोला पे है। और जिसका लोकस निकालना है ना सेंट्रोइड का, उसको मैंने H, K लिया है। G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। अब ये 2:1 रेशियो में पता है, हम इस x1, y1 का यूज करेंगे। x1, y1 जो ऑर्थो सेंटर है, द ऑर्थो सेंटर will satisfy x² - y² = 9a²। ये यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से जो हमने अभी प्रूफ करा था रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी से, ये ट्रू है। तो अभी हम ये x1, y1 ही निकालेंगे H, K और G और F के फॉर्म में, और इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ से देखो, ये जो हमारा लाइन है
h x1 y1 g h कॉमा k एंड o माइनस जी माइनस एफ। ये रेशियो क्या है? 2:1। तो वी कैन राइट h इज इक्वल टू वॉट? 2 इंटू माइनस जी प्लस 1 इंटू x1 divided by 3. And what is k? 2 into minus f 1 into y1 divided by 3. तो इससे हम x1 और y1 निकाल सकते हैं। तो x1 और y1 क्या आएगा देखो, तो इधर से x1 की वैल्यू आ जाएगी 3h प्लस 2g और इधर से y1 की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 2f। अब ये जो x1 और y1 हमें मिला ना, इसको हम पुट कर देंगे इस हाइपरबोला में। तो आवर फाइनल इक्वेशन क्या होगा? हेंस x1 स्क्वायर माइनस, ऐसा लिखना, सिंस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर, ये हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। हेंस 3h प्लस 2g होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2f होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। तो इधर से 3 कॉमन ले लो तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो h प्लस 2g बाई 3 होल स्क्वायर माइनस k प्लस 2f बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी h को x से रिप्लेस कर लो, k को y से, डेट इम्प्लाइज x प्लस 2g बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2f बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड लोकस, इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, इसका जो लोकस है सेंट्रोइड का, तो इसका आंसर आएगा x प्लस 2g बाई 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2f बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस है, इज इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर माइनस जी माइनस एफ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। x प्लस 2g बाई 3 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2f बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो क्लियर है? एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसको, कि ये जो हमारा सर्कल का सेंटर है ना, वही पी क्यू आर का सरकम सेंटर है, क्योंकि पी क्यू आर सर्कल पे पॉइंट है ना, तो पी क्यू आर का जो सरकम सेंटर है वो माइनस जी माइनस एफ हो गया। और पी क्यू आर हाइपरबोला पे 3 पॉइंट्स है, तो अगर हाइपरबोला कोई ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर रहा है तो उसका ऑर्थो सेंटर उसी हाइपरबोला पे होगा। तो हमने x1 y1 हाइपरबोला पे ले लिया ऑर्थो सेंटर। हमें लोकस किसका निकालना है? सेंट्रोइड का। तो हमने सेंट्रोइड जी को h कॉमा के एज्यूम कर लिया। 2:1 में ये डिवाइड करता है जी h और o को, आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है आपने। तो 2:1 से हमने h और k की वैल्यू निकाली और बाद में x1 y1 कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ h, g एंड k एंड f। सिंस x1 y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, हाइपरबोला वाले इक्वेशन को, तो बस आप x1 y1 की जगह 3h प्लस 2g और 3k प्लस 2f पुट कर दो और फाइनली h को x से रिप्लेस कर लो और k को y से। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if the normals at 4 points I equal to 1, 2, 3, 4 on the rectangular hyperbola,
एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर meet at the point Q H comma K, prove that x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to H y1 plus y2 plus y3 plus y4 is equal to k, and third x1 x2 x3 x4 is equal to y1 y2 y3 y4 is equal to minus c to the power 4. ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है. अभी ये देखो 4 नॉर्मल्स वाले क्वेश्चन आ गए. तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में 4 नॉर्मल वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था ना, आप डिग्री 4 का टी का जो इक्वेशन है, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सी टी सी बाई टी पे हम नॉर्मल लिखते हैं और एच कॉमा के से पास कराएंगे तो डिग्री 4 की इक्वेशन मिलती है, जिससे हम ये प्रूफ करते हैं कि मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. उसी का यूज करना है यहाँ पे. तो आप ऐसे स्टार्ट करो. ये सपोज एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, सपोज ये एक नॉर्मल है, एंड सपोज ये एक नॉर्मल है. T1, T2, T3, T4. T1 मीन्स क्या है? CT1 C बाई T1. T2 मीन्स CT2 C बाई T2 एंड सो ऑन. ऐसा ये वाला पॉइंट आप एच कॉमा के ले लो. ठीक है, तो हमने 4 नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. अभी यहाँ पे क्या है ना, ये जो पॉइंट्स है ना उसको x1 y1 x2 y2 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ये मान लो मैंने P लिया, T1 वाला जो है पॉइंट, इसको Q लिया, इसको R लिया और इसको S लिया, तो मैं P को ऐसा भी लिख सकता हूँ, P इज x1 y1 और C T1 C बाई T1. Q इज x2 y2 C T2 C बाई T2, ऐसा लिख लो. R इज x3 y3 C T3 C बाई T3 एंड S इज x4 y4 C T4 C बाई T4, ऐसा लिख लिया. तो अभी इसमें क्या है ना कि CT और C बाई T पे जो नॉर्मल का इक्वेशन था ना, वो आपको याद रखना होगा. और नॉर्मल का इक्वेशन नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कम से कम स्लोप याद रखना पड़ेगा. तो टेंजेंट का स्लोप -1 बाई टी स्क्वायर था, तो नॉर्मल का स्लोप टी स्क्वायर. आप दोनों में से कोई भी एक स्लोप याद रखो. तो आप ऐसा लिखो, एनी नॉर्मल एट CT C बाई T टू xy इक्वल टू C स्क्वायर इज y माइनस C बाई T स्क्वायर x माइनस सी टी. y इंटू टी माइनस सी टी क्यू एक्स माइनस सी टी टू द पावर 4. टी क्यू एक्स माइनस वाई इंटू टी प्लस सी इज इक्वल टू 0. सर लिख लिया. अभी ये चारों के चारों नॉर्मल एच कॉमा के से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कोई नॉर्मल अगर एच कॉमा के से क्रॉस करेगा तो एच कॉमा के उसको सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को. तो यहां पे लिखो सिंस एच कॉमा के satisfies the normal, h comma k is a point on normal लिखो. Since h comma k is a point on the normal, hence t cube h minus kt माइनस सी टू दी पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अभी डिग्री 4 के इक्वेशन को कन्वर्ट करो आप. डिग्री 4 में तो है ही ये, तो डिग्री 4 में अगर मैं ये लिखूंगा
अरेंज करूंगा, मतलब इसको रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ -c⁴ प्लस h इंटू टी क्यूब माइनस k इंटू टी प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 क्या आएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अगर आपको लिखना है सम ऑफ रूट्स, तो माइनस एच माइनस बी बाई है, तो माइनस एच बाई माइनस सी, माइनस एच बाई माइनस सी, दैट इम्प्लाइज सी टी वन प्लस सी टी टू प्लस सी टी थ्री प्लस सी टी फोर इज इक्वल टू एच, दैट इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू एच। ये हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करा है ना। तो इधर से आप इस इक्वेशन को ऐसा लिखो और यहाँ से आपको सम ऑफ रूट्स, ये क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी का पावर 4, तो यहाँ से आप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एच प्रूफ कर सकते हो। नाउ द सेकेंड वन, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 के लिए क्या करोगे? तो y1 y2 y3 y4 आपने जो ये लिखा था c बाई टी वन, c बाई टी टू, c बाई टी थ्री और c बाई टी फोर, उसको नोट करो, उसको पुट करो वहाँ पे। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू c बाई टी वन प्लस c बाई टी टू प्लस c बाई टी थ्री प्लस c बाई टी फोर। ये एज्यूम करा था हमने। तो यहाँ पे c को कॉमन ले लो तो एलसीएम आएगा t1 t2 t3 t4 और ऊपर तीन के सम, समेसन t1 t2 t3, मतलब तीन के जितने पॉसिबल सम है t1 t2 t3 t1 t2 t4 t2 t3 t4 t1 t3 t4, जो ये जो चार आएंगे। तो यहाँ पे जैसे सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम लिखा ना, तो अभी सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम एंड 4 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखो आप, तो इस इक्वेशन से जैसे हमने सम ऑफ रूट्स लिखा था ना, वैसे हम सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 3 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समेसन t1 t2 समेसन t1 t2 t3 एंड प्रोडक्ट t1 t2 t3 t4 इस इक्वेशन से। तो समेसन t1 t2 में क्या आएगा? देखो सम टेकन 1 एट ए टाइम जब होता है ना सम ऑफ रूट्स, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी4 होता है। अभी ये सम टेकन 2 एट ए टाइम है तो प्लस हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी का पावर 4, फिर ये माइनस आएगा कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 4, और ये जो प्रोडक्ट वाला है ये फिर प्लस आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी का पावर 4। तो ये तीनों आप कैलकुलेट कर लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो है ना वो जीरो है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है मतलब जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाई माइनस सी, जीरो। समेसन t1 t2 t3 क्या आएगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है? माइनस के, तो माइनस एन माइनस प्लस के हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस सी, सो के बाई सी या के बाई माइनस सी लिखो। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? तो कांस्टेंट टर्म इज सी और फिर कोएफिशिएंट माइनस सी, तो -1। अब इसको पुट करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा समेसन t1 t2 t3 जो है ना सी इंटू, तो समेसन t1 t2 t3 आएगा के बाई माइनस सी, तो के बाई माइनस सी डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ जाएगा के। तो प्रूव हो गया सेकंड वाला पार्ट, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज के। अब ये जो थर्ड पार्ट है ना x1 x2 x3 x4 और y1 y2 y3 y4, इसमें ये यूज होगा, आप आसानी से इसको अपने से कर सकते हो। ct1 ct2 ct3 ct4 पुट कर दो, तो c टू द पावर 4 t1 t2 t3 t4, तो -1 है तो माइनस सी का पावर 4 आ जाएगा। तो आपने देखा ये डिग्री 4 के इक्वेशन का सिंपल यूज था, जिसमें हमने क्या यूज करा? सम टेकन 1 एट ए टाइम, रूट्स का सम 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इससे आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टी। प्रूफ दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the lines x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0, and any tangent to the hyperbola x square minus y square is equal to a square is a square। ट्राई करते हैं इसको। तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड एनी टेंजेंट। एक्चुअली क्या है ना, ये x माइनस वाई इक्वल टू जीरो और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो इसके एजिम्पटोट्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऐसा हो गया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एजिम्पटोट्स एंड एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज ए स्क्वायर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ऐसा समझ लो कि आपने ये हाइपरबोला ड्रॉ करा, जिसमें आप पहले एजिम्पटोट से ड्रॉ कर लो तो बेटर दिखेगा। ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये एजिम्पटोट्स हैं। और ये कोई टेंजेंट ले लो, एक टेंजेंट ले लो। तो ये मान लो मैंने टेंजेंट लिया, है ना, ये मान लो कोई पॉइंट P है। अब इसको जो टेंजेंट लो जाए तो ये टेंजेंट का तुम पॉइंट तो लोगे, तो ए सेक थीटा, ये टेन थीटा ले लो इस पॉइंट को। तो हमें प्रूफ करना है कि जैसे ये पॉइंट मान लो ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये मान लो सेंटर सी है, या इसको ओ भी ले सकते हो। तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया ए स्क्वायर। टू प्रूव एरिया of triangle OAB is equal to a square। OAB is a square। तो कैसे करेंगे, तो ये जो है ना टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल लो। और वैसे तो हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ए और बी निकल जाएगा, तो डायरेक्ट ओ ए और ओ बी निकालोगे और हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी कर लोगे, या डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है ना ट्रायंगल के एरिया का, उससे कर लोगे। तो बेसिकली हमें पॉइंट ए और बी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए बी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए बी, पी पॉइंट पे टेंजेंट है ये, तो हम लिख सकते हैं ना एक्स सेक थीटा माइनस वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए। हो जाएगा ये टेंजेंट का इक्वेशन, है ना, ये एक्स सेक थीटा माइनस वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए। अब ये ए वाले पॉइंट के लिए वाई इक्वल टू एक्स पुट करेंगे। सो फॉर पॉइंट ए पुट वाई इक्वल टू एक्स, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बी के लिए क्या करेंगे, फॉर पॉइंट बी पुट y इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, तो x सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू a, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब देखो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, ए का जो कोऑर्डिनेट है ना एक्स और वाई तो सेम ही है, तो a डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमा a डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
और ये वाला जो पॉइंट है ना बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या y इक्वल टू माइनस एक्स होंगे, तो a डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमा माइनस a डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ओ ए और ओ बी निकाल के भी कर सकते हो, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। तो देखो ओ ए का लेंथ क्या होगा, ओ बी का लेंथ क्या होगा, एक बार आपका ओ ए और ओ बी का लेंथ आ गया तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी से एरिया आ जाएगा। तो लिखो आप इसको, लेंथ ऑफ ओ ए, तो ओ ए का लेंथ क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू, तो ये 0,0 है ना सेंटर, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 2 टाइम्स रूट के अंदर क्या आएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज √2a मॉड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको मॉड में रहने दो, आपको नहीं पता सेक थीटा बड़ा है या टेन थीटा बड़ा है। हाँ, ए को हमने पॉजिटिव एज्यूम करा है क्योंकि ए आपको पता है वो जो पॉइंट है वो पॉजिटिव ही होता है, a,0 माइनस के लिए माइनस a,0 लिखते हैं, है ना, ये a,0 तो ए पॉजिटिव है। अभी ओ ए निकल गया, अब ओ बी क्या होगा, अंडर रूट, फिर देखो ये 2a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सो √2a मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। तो ये ओ ए और ओ बी आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, so area of triangle OAB, half into OA into OB, so half into √2a mod sec theta minus tan theta into √2a mod sec theta plus tan theta। सो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो ए स्क्वायर। क्लियर है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी का फिक्स हो गया ए स्क्वायर। तो आपको ऐसा याद रखना इस प्रॉपर्टी को कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसके किसी टेंजेंट का एजिम्प्टोट्स के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कांस्टेंट होता है ए स्क्वायर। ए तो यूज हो रहा है ना उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसको याद रखना आसान है कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हम दोनों एजिम्प्टोट्स लें और एक टेंजेंट लें तो जो एरिया है ट्रायंगल का वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The question है find the locus of the point of intersection, find the locus of the point of intersection of tangents drawn at the extremities of a normal chord
of a normal chord of the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी इसमें क्या है कि मुझे लोकस निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए नॉर्मल कॉर्ड। तो नॉर्मल कॉर्ड का मतलब क्या है ना कि वो कॉर्ड भी है और नॉर्मल भी है। तो पहले मैं हाइपरबोला ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये जो नॉर्मल है ना ये कॉर्ड भी है। ऑब्वियसली नॉर्मल है, कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, कॉर्ड है लेकिन नॉर्मल भी है 1 पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा। अब ये मीट कर रहा है पी पे, एच कॉमा के। तो मुझे इसका लोकस निकालना है पी का। इस पॉइंट को आप ले लो ए, इस पॉइंट को बी, ए पे नॉर्मल है वो। तो इसको हम ले सकते हैं ना ए सेक थीटा बी टेन थीटा। अभी ये थीटा से सॉल्व होगा आसानी से या x1 y1 से मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं इसको ए सेक थीटा बी टेन थीटा ही ले रहा हूँ। सो डेट नॉर्मल का इक्वेशन तो आप लिख सकते हो। और ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल तो ठीक है लेकिन ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है इस पॉइंट P के लिए, क्योंकि P से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ए और बी जो ज्वाइन हो रहा है, ये ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। तो ये लाइन ए बी जो है ना, इसको आप लिख लो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पॉइंट P H, K एंड ऑल्सो अ नॉर्मल, ब्रैकेट में लिख लो एट पॉइंट ए पे नॉर्मल। तो एक ही लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है और नॉर्मल भी है, तो आप दोनों का इक्वेशन लिखो, मतलब दोनों फॉर्म में इक्वेशन लिखो। ए बी का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल के लिए भी लिखो, और ए बी का इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए भी लिखो। तो पहले मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ ए बी एज अ नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इक्वेशन ऑफ ए बी एज अ नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस टी इज नॉर्मल लिख रहे हो ना, तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद होगा आपको। जैसे एलिप्स में ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। इक्वेशन ऑफ ए बी एज अ नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एट आप ये पॉइंट लिख सकते हो, एट ए सेक थीटा बी टेन थीटा इज ये होगा। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया हमारा। तो लाइन ए बी नॉर्मल के फॉर्म में हमने लिख लिया। अभी सेम लाइन ए बी का इक्वेशन ऑफ ए बी एज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एच कॉमा के। क्या होगा, एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। है ना। अब दोनों सेम लाइन है तो कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो हमें एच और के का रिलेशन मिलेगा थीटा के साथ, और फाइनली हम एच और के में इक्वेशन ला सकते हैं। तो आप लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा इससे, इधर x का कोएफिशिएंट a cos थीटा, इधर x का कोएफिशिएंट h बाई ए स्क्वायर। तो a cos थीटा डिवाइडेड बाई h बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू b cot थीटा डिवाइडेड बाई b cot थीटा
डिवाइडेड बाई माइनस के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। सो इधर से h और k निकाल लो, तो ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए क्यूब कॉस थीटा डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर h बाई ए क्यूब। क्लियर है ये, है ना। ये t इक्वल टू 0 होता है ना, ये इक्वेशन आपको पता है ना, ये मैंने टेंजेंट का फॉर्म का इक्वेशन लिखा है h कॉमा k पे। h कॉमा k पे वो टेंजेंट नहीं है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है। तो h कॉमा k के रेस्पेक्ट में टेंजेंट के फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों सेम लाइन है तो हमने कंपेयर करा है, तो a cos थीटा डिवाइडेड बाई h बाई ए स्क्वायर, b cot थीटा डिवाइडेड बाई माइनस के बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। तो ये cos थीटा आ गया। अब इन दोनों से देखो, cos थीटा से बेटर है आप sec थीटा निकाल लो, तो मैं इसको ना sec थीटा के फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। डेट इम्प्लाइज sec थीटा, क्योंकि बाद में sec थीटा और tan थीटा का यूज होगा, ए क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच। अब इधर देखो, इन दोनों से क्या आएगा, बी क्यूब कॉट थीटा डिवाइडेड बाई माइनस के इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो tan थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको नीचे लेकर आओ, 1 बाई टेन थीटा है ना, कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा, तो उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये tan थीटा है और ये sec थीटा है, और हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। नाउ वी कैन राइट now since sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पुट कर दो, लोकस आ जाएगा, a टू द पावर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हो ए टू द पावर 6 बाई एच स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 6 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ये। दैट इम्प्लाइज ए टू द पावर 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 6 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस फॉर द पॉइंट पी एच कॉमा के। तो ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, इज द रिक्वायर्ड लोकस फॉर पी एच कॉमा के। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको एक ही लाइन का इक्वेशन नॉर्मल के जैसा, मतलब नॉर्मल को यूज करके लिखना है ए बी का इक्वेशन, और फिर ए बी का इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म में भी लिखना है। लाइन ए बी नॉर्मल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर कंपेयर करके हमने फाइनल इक्वेशन एच और के में कन्वर्ट कर लिया, थीटा को एलिमिनेट कर लिया। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, सेक थीटा निकाला, ये कॉस थीटा से सेक थीटा निकल जाएगा, और फिर इधर टेन थीटा निकाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन लिखो आप, इफ अ सर्कल
ये भी प्रॉपर्टी। इफ अ सर्कल cuts a rectangular hyperbola, cuts a rectangular hyperbola xy equal to c square in A, B, C and D, A, B, C and D, and the parameters of these four points and parameters for these 4 points be T1, T2, T3 and T4 respectively. Prove the following. First part, T1, T2, T3, T4 is equal to 1 and find the value of one by T1. The center of mean position of the 4 points bisects the distance between the centers of the two curves. पहले ये 2 पार्ट करते हैं, एक थर्ड पार्ट भी है, उसके बाद मैं दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का भी डिग्री 4 का एक नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन आपने करा था ना, उससे ये रिसेंबल करेगा, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है, अप्रोच वैसा ही होगा। इफ अ सर्कल कट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर इन A, B, C and D एंड पैरामीटर्स फॉर दीज 4 पॉइंट्स बी T1, T2, T3 एंड T4, देन ये प्रूफ करना है। तो सर्कल तो हमें नहीं पता ना, सर्कल का इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो आप ऐसा लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एज्यूम कर लो, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। अब क्या है कि इसको 4 पॉइंट पे कट कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये सिचुएशन को जिस टाइप का दिखेगा, ऐसा है। और सपोज एक सर्कल है जो इसको 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसा है। ये मान लो -g -f। अब ये जो है ना A T1, B T2, A B C D है ना, तो B T2, C T3 एंड D T4 है, ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है, क्लियर है ये। तो अभी क्या है ना कि xy इक्वल टू c स्क्वायर और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ये xy इक्वल टू c स्क्वायर है, xy इक्वल टू c स्क्वायर हाइपरबोला है, तो xy इक्वल टू c स्क्वायर का इंटरसेक्शन सर्कल के साथ वही T1, T2, T3, T4 पॉइंट है, 4 पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसके साथ नहीं सॉल्व करके, चूंकि मुझे T1, T2, T3, T4 इन्वॉल्व करना है, सिंस आई वांट टू इन्वॉल्व T1, T2, T3, T4, सो आई विल यूज x इज इक्वल टू ct एंड y इक्वल टू c बाई टी। ये भी इक्वेशन ही है, आप जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आप एज्यूम कर सकते हो हाइपरबोला का, पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको यूज करो आप, x की जगह ct पुट करो और y की जगह c बाई टी पुट करो, तो ये जो इक्वेशन आएगा ना,
ये आपको डिस्क्राइब करेगा इन चारों पॉइंट को, ए बी सी डी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पुट करते हैं, सो सी टी होल स्क्वायर प्लस सी बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू सी टी प्लस 2 इंटू एफ इंटू सी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर टी का पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2gc टी क्यूब 2fc टी प्लस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो सी स्क्वायर टी का पावर 4 प्लस 2gc टी क्यूब, फिर टी स्क्वायर को ऑप्शन ले लो, सी टी स्क्वायर प्लस 2fc टी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया। तो मुझे T1, T2, T3, T4 जो निकलना है ना, T1, T2, T3, T4 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा। तो इस इक्वेशन के लिए अगर मैं T1, T2, T3, T4 लिखूंगा तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म, देखो फर्स्ट वाला जो है सम टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ फ्रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, उसमें माइनस साइन आता है। सम टेकन टू एट ए टाइम में प्लस आएगा। सम टेकन थ्री एट ए टाइम जो रूट्स का उसमें माइनस आएगा, फिर प्रोडक्ट में प्लस आएगा। तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1। अभी मैं पहले सब कुछ कैलकुलेट करके रख ले रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 1 है जो ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। लेकिन समेसन T1, T2, T3 अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है इधर, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी का पावर 4, तो ये आएगा माइनस 2fc डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, मतलब माइनस 2f बाई सी। उसी तरीके से समेसन T1, T2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये क्या आएगा? फर्स्ट वाले में माइनस, सेकंड वाले में प्लस होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर सी है, जो सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर 1 बाई सी। और समेसन T1 मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या आ जाएगा? तो ये आएगा माइनस 2gc बाई सी स्क्वायर, सो माइनस 2g बाई सी। तो अब आप यहाँ पे देखो कि मुझे जो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है ना, उसमें मैं इनका यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है? समेसन 1 बाई T1। तो समेसन 1 बाई T1 के लिए आप लिख सकते हो ना 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 प्लस 1 बाई T4, तो वैसा लिखो। तो ये जो है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 प्लस 1 बाई T4 लिखा हमने, है ना? तो ये इधर ही ले लो एलसीएम, T1, T2, T3, T4 आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा? समेसन T1, T2, T3। तो अब देखो ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, T1, T2, T3, T4 क्या है? 1, एंड समेसन T1, T2, T3 क्या है? माइनस 2f बाई सी। तो ये जो है ना, इसकी जो वैल्यू है समेसन 1 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस 2f बाई सी डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस 2f डिवाइडेड बाई सी, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब सेकंड वाला पार्ट पढ़ो। द सेंटर ऑफ मेन पोजीशन ऑफ द 4 पॉइंट्स, द सेंटर ऑफ मेन पोजीशन ऑफ द 4 पॉइंट्स बाइसेक्ट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 कर्व्स। पहले सेंटर ऑफ मेन पोजीशन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, द सेंटर ऑफ मेन पोजीशन? तो सेंटर ऑफ मेन पोजीशन का मतलब आप समझ लो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ mean position is equal to x1 प्लस x2 प्लस x3, जो एवरेज है, जो मीन है x कोऑर्डिनेट्स का एंड y कोऑर्डिनेट का। ये पहले आप समझ लो कि ये है सेंटर ऑफ मीन पोजीशन। तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है? सेंटर ऑफ मेन पोजीशन ऑफ द 4 पॉइंट्स विल बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 कर्व्स। तो सेंटर्स ऑफ द 2 कर्व्स क्या है? एक तो सर्कल का माइनस जी माइनस एफ है, और हाइपरबोला का 0,0 है। तो इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये सर्कल का सेंटर मान लो ये C है और ये मान लो O है, तो OC का मिड पॉइंट जो M है, OC का जो मिड पॉइंट है ना M, वो ये इतना होना चाहिए, ये M होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ OC, मिड पॉइंट ऑफ
ओ सी, ये प्रूफ करना है ना। तो करते हैं इसको। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है, c t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 डिवाइडेड बाई 4 है। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 क्या है, माइनस 2g बाई सी। तो इसको हम लिख सकते हैं ना c इंटू माइनस 2g बाई सी डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस g बाई 2, ये आ गया। उसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4 क्या आ जाएगा, c 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 प्लस 1 बाई t3 प्लस 1 बाई t4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपने निकाल कर रखा है, ये समेसन 1 बाई t1 क्या है, माइनस 2f बाई सी। तो c इंटू माइनस 2f बाई सी डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस f बाई 2। तो ये जो माइनस g बाई 2 माइनस f बाई 2 आ रहा है, आपको दिख रहा है उसका मिड पॉइंट है ओवर c का, वो 0 0 है और ये माइनस जी माइनस एफ है। तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस जी बाई 2 माइनस एफ बाई 2। तो हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसा। सेंटर ऑफ मेन पोजीशन जो है माइनस जी बाई 2 और माइनस एफ बाई 2 आ रहा है। तो ये हमारा 2 पार्ट हुआ। अब जो इसका थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट को मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, एक तरह से मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने से ट्राई कर सकते हो इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से। तो मैं थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ, आप पहले उसको नोट करो, फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसको आप लिखो, तो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ही लिख लो ऐसा, ए बी सी, सी पार्ट लिख लो। द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू A, B and C is C by 2 T1 plus T2 plus T3 plus 1 by T1 T2 T3 comma C by 2 1 by T1 plus 1 by T2 प्लस 1 बाई T3 प्लस T1 T2 T3। तो देखो इसमें क्या है ना कि ये जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला ना, द सेंटर ऑफ द सर्किल थ्रू ए बी एंड सी, सेंटर क्या था, माइनस जी माइनस एफ था। जो आपको डायग्राम याद होगा उसमें सर्किल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ था। तो माइनस जी माइनस एफ अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन वो T1 T2 T3 T4 चारों उसमें पैरामीटर्स आ रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको T4 को हटा देना है, क्योंकि ये जो हमारा सेंटर प्रूफ करना है उसमें T1 T2 T3 आ रहा है। तो T4 को आप हटा सकते हो ना। हमारे पास T1 T2 T3 T4 को लेके जो इक्वेशंस बने थे, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम और 4 एट ए टाइम वाले जो हमारे पास इक्वेशन थे, उससे आप कर सकते हो। कौन सा इक्वेशन, जो मैंने सर्कल का इक्वेशन लिखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है कि मैंने सर्कल का कांस्टेंट भी c लिया है और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर भी लिया था, तो उसके वजह से आपको जो प्रॉब्लम आई होगी, यहाँ एक्चुअली k लेना चाहिए। तो अगर आपने k नहीं लिया है, मान लो मैंने c ले लिया है, तो उसमें उस वजह से कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप चेक कर लेना। अदरवाइज आपको k लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी k लेकर देख ले रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ। तो इसको x इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी बाई टी से जो हमने सॉल्व करा था, तो क्या आएगा देखो, ये सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये पहले हम कर चुके हैं, 2g सी टी 2f c बाई टी प्लस के इक्वल टू 0, ये आएगा। सो सी स्क्वायर टी का पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2g सी टी क्यूब
प्लस 2fct प्लस kt स्क्वायर। हाँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उस स्टेप को रिकवर कर सकते हो क्योंकि टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट का यूज़ नहीं हुआ था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें समेसन T1 T2 T3 का यूज़ हुआ था और समेसन T1 का यूज़ हुआ था और प्रोडक्ट का, तो ये यूज़ नहीं होता है। लेकिन आप याद रखना कि ये वाला C सेम नहीं लेंगे, सर्कल का जो कांस्टेंट है उसको K लेंगे क्योंकि C यूज हो चुका है ना हाइपरबोला में। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्म है इसमें देखो, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे ना, C स्क्वायर T का पावर 4 प्लस 2GCT क्यूब प्लस KT स्क्वायर प्लस 2fct प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जब हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो, मुझे अगर T4 को कन्वर्ट करना है T1 T2 T3 में, तो सबसे पहले तो देखो T1 T2 T3 T4 जो हमने लिखा था, तो T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमने वहाँ पे मिस्टेक करा था ना, C लिया था, जो C जो रिसेंबल कर गया ना हाइपरबोला का, उससे फ़र्क इस क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें समेसन T1 T2 का यूज़ नहीं करना पड़ा इनमें। लेकिन जहाँ पे मैंने वो लिखा था आप उसको चेंज कर लेना, C की जगह K लिख लेना। तो अभी देखो T1 T2 T3 T4 में ये यूज़ होगा ना, K तो इधर है, तो ये 1 आया था, क्लियर है। और समेसन T1 T2, अभी देखो समेसन T1 T2 फिर भी मैं अगर लिखूं, पहले तो प्रोडक्ट लिखा है ना, तो प्रोडक्ट के बाद समेसन T1 T2 T3, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सम टेकन ऑफ 3 एट ए टाइम लिख रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या आएगा ना, माइनस साइन आएगा, तो माइनस 2fc, ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस 2fc बाई C स्क्वायर, ये हमने करा था ना अभी, इसको लिख के रख लो। और समेसन T1 T2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख रहा हूँ मैं, तो K बाई C स्क्वायर, जो हमने लास्ट टाइम बाई मिस्टेक C बाई C स्क्वायर लिखा होगा, तो उसको करेक्ट कर लेना, K बाई C स्क्वायर कर लेना। एंड समेसन T1 जो है ना, वो आएगा माइनस 2GC बाई C स्क्वायर, तो माइनस 2G बाई C। ठीक है, चलो, तो अभी क्या है ना, T4 जो है, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला जो हमने अभी प्रूफ करा, तो यहाँ से देखो C टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस G बाई 2। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या आएगा, इसी को अगर हम देखो यहाँ पे अगर लिखे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इसकी वैल्यू क्या होगी, या मैं माइनस G निकालूँ, तो माइनस G निकालने के लिए वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C टाइम्स दिस डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस G आ जाएगा ऊपर वाले इक्वेशन से, देखो इसको, दिस इज इक्वल टू माइनस G बाई 2, तो माइनस G क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा ना। सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस G माइनस F। तो इस T4 को तुम चेंज कर सकते हैं ना, T4 को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। T4 क्या आएगा, T4 इज 1 बाई T1 T2 T3। तो ये जो T4 है ना, इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या होता है, माइनस G। तो आपको कुछ नहीं करना है, C T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाई 4 जो है, ये माइनस G बाई 2 था, तो यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस G आ गया, और T4 को चेंज कर दो किसमें, T1 T2 T3 में, तो 1 अपॉन T1 T2 T3 T4 को लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस F आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो माइनस F आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आप लिख सकते हो माइनस F इज इक्वल टू, माइनस F क्या आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो C बाई 2 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 प्लस 1 बाई T4। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, इसकी वैल्यू मैंने निकाला भी था ना वहाँ पे, माइनस 2F बाई से सब 1 बाई T1, नहीं तो ये हमें T1 T2 T3 के फॉर्म में निकालना ना, तो कुछ नहीं, आप ये तीनों को रिटेन करो और 1 बाई T4 को क्या पुट कर लोगे, तो 1 बाई T4 यहाँ से T1 T2 T3 आ जाएगा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ में इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें T1 T2 T3 में एक्सप्रेस करना है, तो इसको T1 T2 T3 से रिप्लेस कर लो। तो क्लियर है, यहाँ पे T4 को रिप्लेस कर लेंगे 1 बाई T1 T2 T3 से, और यहाँ पे 1 बाई T4 को रिप्लेस कर लेंगे T1 T2 T3 से। तो माइनस G और माइनस F, यही तो x और y कोऑर्डिनेट है ना सेंटर के, तो हमें माइनस G और माइनस F मिल गया इन द फॉर्म ऑफ T1 T2 T3। तो यही थर्ड पार्ट था। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली, इसमें जनरल सर्कल है और जनरल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू C स्क्वायर, स्टैंडर्ड हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला xy इक्वल टू C स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं 4 पॉइंट पे, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मीन पोजीशन है। ऐसे तो ये प्रॉपर्टी आपको
थोड़ा याद रखने में मुश्किल हो सकता है, सेंटर ऑफ मीन पोजीशन वर्ड आपको याद नहीं रहेगा हमेशा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और सर्कल जब भी कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे 4 पॉइंट पे, तो जो सेंटर ऑफ मीन पोजीशन है चारों पॉइंट का, वो सर्कल और हाइपरबोला का सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन को बाइसेक्ट करेगा। और सर्कल का सेंटर हम निकाल सकते हैं T1, T2, T3 के फॉर्म में, और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमें T1, T2, T3 के फॉर्म में कुछ प्रूव करना था, T1, T2, T3, T4 इक्वल टू 1 प्रूव करना था आई थिंक। तो वो सारा कुछ किससे रिलेटेड है, सर्कल के इक्वेशन में हम x इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी बाई टी पुट करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो इसको पुट करेंगे और t में डिग्री 4 बना लेंगे, और डिग्री 4 बनाने के बाद जो हम रूट्स का जो सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम 2 एट ए टाइम ये सब लिखते हैं, वैसा लिख कर सॉल्व कर सकते हो। एक इसमें सिंबल का मिस्टेक होगा जो आप करेक्ट कर लोगे कि सर्कल के इक्वेशन में मैंने सी लिया था, वो सी नहीं लेकर के ले लो, क्योंकि हाइपरबोला में ऑलरेडी सी यूज हो चुका है। लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में, इसलिए क्योंकि के का यूज जो है ना वो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट में आ रहा है। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट समेशन T1 T2 में यूज होता है, जो कि हमारा यहाँ पे यूज नहीं है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज सिंपल। तो ये मैंने हाइपरबोला के आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के भी कुछ क्वेश्चंस बताए। अब लास्ट क्लास में लूँगा, नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि हाइपरबोला का लास्ट क्लास होगा, जिसमें मैं हाइपरबोला के प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँगा, और कुछ 2-3 और अच्छे क्वेश्चंस भी मैं उसमें डिस्कस कर सकता हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज़ इलिप्स के साथ रिसेंबल करते हैं, या जो हाइपरबोला में अदर देन इलिप्स प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अभी आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो हाइपरबोला का, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप देखो और फिर प्रैक्टिस करो अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को जितना कर सकते हो। थैंक यू।